सो इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी वर एट दिस पॉइंट कि हमने लिख लिए थे आपके पास इन सारे कंस्ट्रक्टर सारे के सारे आपके पास जो मटेरियल्स यूज हो रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर उनके हमने पर्पसेस लिख लिए थे और वीडियोस देखी थी। उसके बाद मैंने आपको टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स बताई थी ज़बानी, उन सबको मैंने ब्रेक में अभी लिख लिया है। आपके पास प्रेशराइज वाटर रिएक्टर जो अभी हमने देखा था वो प्रेशराइज वाटर रिएक्टर की वीडियो थी। उसमें आपके पास एक फास्ट रिएक्टर होता है, एक होता है स्लो रिएक्टर। फास्ट सिलो में मतलब सिलो को हम कहते हैं थर्मल रिएक्टर, एक होता है फास्ट दूसरा होता है थर्मल। और ये दोनों के दोनों आपके पास डिस्कस किए गए हमारे बुक में। तो इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि थर्मल रिएक्टर अभी हमने देखा स्लो न्यूट्रॉन जाके मिलता है यूरेनियम 235 के साथ और उसका हम रिएक्टर उसमें से एनर्जी बना रहे होते हैं। फास्ट रिएक्टर में ऐसा होता है आपके पास यूरेनियम 235 के साथ एक फास्ट न्यूट्रॉन जाके मिलता है। ओके। और होता ये है आपके पास कि यूरेनियम 235 जो है वो बहुत कम अमाउंट में मौजूद है हमारी इस जमीन पे पृथ्वी पे। लेकिन यूरेनियम 235 जो है वो अबंडेंट अबंडेंट है, उसकी वो बहुत ज्यादा अमाउंट में मौजूद है। अराउंड यू कैन से कि ना 95 to 99% आपके पास यूरेनियम 238 मौजूद है। तो यूरेनियम 238 को अगर हम थर्मल रिएक्टर में देखें तो यूरेनियम 238 में से आप क्या है ना डायरेक्टली एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते। यूरेनियम 238 को आप एक न्यूट्रॉन देते हो, वो एनर्जेटिक होता है, वो कन्वर्ट होता है आगे यूरेनियम 239 में और एनर्जी होने के बाद वो प्लूटोनियम में कन्वर्ट होता है। अब हम यहाँ पे आपके पास यूज करते हैं फास्ट न्यूट्रॉन। ओके। तो यहाँ पे फास्ट न्यूट्रॉन यूज हो रहा है, उसके बाद डिफरेंट प्रोसेस हो रहा है जो कि बुक में पूरा लिखा हुआ है। इफ यू वांट यू कैन रीड। हमें यहाँ पे सिर्फ टाइप्स ऑफ रिएक्टर्स को लिस्ट करना था, वो हमने कर दिया। तो यहाँ पे यू कैन सी कि आपके पास फास्ट रिएक्टर के अंदर मॉडरेटर यूज नहीं होता, बिकॉज मॉडरेटर का काम था न्यूट्रॉन को स्लो करना। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन को स्लो करने की जरूरत ही नहीं है, तो हम यहाँ पे मॉडरेटर यूज नहीं करते। दिस इज इट, ये बुक में लिखा था, थोड़ा डिस्कस कर लिया। दूसरों के नाम सुन लो। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर BWR, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर PHWR, गैस कोल्ड रिएक्टर GCR, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर FBR, मोल्टेन सोल्ट रिएक्टर MSR। छह बता दिए मैंने को और दो टाइप्स अलग से बताई, टोटल सात मैंने आपको बता दिए हैं। 3 मार्क्स का CRQ होता है, तो आराम से कोई भी तीन याद रख लो। अभी ये भी दो तीन एसएलओस जो है आपके पूरे के पूरे थ्योरेटिकल हैं, सो जल्दी से निपटा देते हैं अपन। 20.10.1 में कह रहा है डिस्कस करो बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन। यानी कि रेडिएशंस के साथ आपका खेलना कूदना हो, एक्सपोजर हो आपका, तो आपको आपको है ना बायोलॉजिकल इफेक्ट्स उसके पता होने चाहिए। तो इसके कुछ मेजरमेंट्स के तरीके हैं, कुछ यूनिट्स हैं जो कि बुक में लिखे हुए हैं, एक्स्ट्रा चीजें इफ यू वांट यू कैन रीड। बट हम यहाँ पे सिंपल चलेंगे कि आपके पास हमें पता है अल्फा बीटा गामा होती हैं। अल्फा की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होती सबसे कम होती है, बीटा की सबसे ज्यादा होती है, गामा की अल्फा की पेनिट्रेशन पावर सबसे कम होती है, बीटा की नॉर्मल होती है, गामा की सबसे ज्यादा होती है। और अल्फा की अफेक्ट्स देख लो तो अल्फा आपके पास पेनिट्रेट करके बॉडी के अंदर नहीं जा सकता, स्किन उसे रोक लेती है। लेकिन अल्फा को अगर आपने इनहेल कर लिया, गैस की फॉर्म में आपने उसे इनहेल कर दिया, तो आपके पास इंटरनल ऑर्गन्स आपके डैमेज हो सकते हैं। सही है। बीटा आपके पास बीटा पॉजिटिव या बीटा नेगेटिव, ये आपकी स्किन को थोड़ा बहुत पेनिट्रेट कर देता है, लेकिन आगे जाके मसल वगैरह से रुक जाता है। लेकिन स्टिल वो बर्न करता है, आपके पास बर्न लाइक जला जला सा महसूस करवाता है, टिश्यूज को डैमेज कर लेता है, कैंसर के चांसेस आपके पास इंक्रीज कर देता है। गामा पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा है, तो ये सबसे ज्यादा डेंजरस है आपके पास। तो ये स्किन के अंदर आराम से पेनिट्रेट करके चला जाता है, इंटरनल ऑर्गन्स तक भी पहुंच जाता है। तो ये पेनिट्रेट करता है डीप इनटू टिश्यूज, DNA को डैमेज करता है, कैंसर करवा सकता है आसानी से, एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम भी ये करवा देता है। अभी एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम क्या है, यहाँ पे ये थोड़ा बहुत लिखा हुआ होगा इसका कि आपके पास दूसरी टाइप है शॉर्ट टर्म एक्यूट इफेक्ट्स, यानी शॉर्ट टर्म इफेक्ट जिसमें आप हाई डोजेस लेते हो रेडिएशन के ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, छोटे से लम्हे में ज्यादा रेडिएशन को आप है ना फेस करते हो। तो ऐसी सिचुएशन को आप है ना ऐसी सिचुएशन में एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम हो सकता है, जिसके सिम्टम्स आपके पास होते हैं, ये तीन हैं। जिसमें आपके पास है मिल्ड एक्सपोजर जो कि होता है 1 से लेकर 2 SW/SV तक। SB आपका एक यूनिट है। इसमें नोजिया वॉमिटिंग फैटिक वगैरह होता है। दूसरा आपके पास मॉडरेट है जिसमें 2 से लेकर 6 SB है, जिसमें हेयर लॉस होता है, स्किन बर्न होता है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है, इम्यून सिस्टम भी फेल हो जाता है। थर्ड है सिवियर एक्सपोजर, जिसमें आपका एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो, यानी कि 6 SW से भी ज्यादा, SB से भी ज्यादा हो, जिसमें आपके ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं, जान जाने का खतरा भी होता है और उससे भी बुरा कोमा में जाने का खतरा होता है।
अब लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी होते हैं, कैंसर होता है, जेनेटिक म्यूटेशंस हो जाती हैं। ओके, और भी लिखे हुए हैं, इफ यू वांट यू कैन रीड ऑल। रेडिएशन के एक्सपोजर की लिमिट्स हैं, लिमिट्स को लाइक छोड़ दो, बस जितना आपको बचना है उतनी की बचने की करो। टाइम को लिमिट करो, रेडिएशन वाले इलाकों से जितना दूर हो सकता है उतना दूर रहो। प्रोटेक्टिव सूट्स वगैरह पहनो ऐसे इलाकों में। ओके, और रेडिएशंस वाले इलाकों में काम करने करते वक्त हम इन सारी चीज़ों को नोट डाउन करते हैं। विद दिस आपका ये एसएलओ था जो कि बायोलॉजिकल इफेक्ट्स बताओ एक्सपोजर ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशंस के, हमने डिस्कस कर लिया। सेकंड आपके पास डिस्क्राइब करो यूजेस ऑफ रेडिएशंस फॉर मेडिकल डायग्नोसिस एंड थेरेपी। तो इसके बहुत ज्यादा यूजेस हो सकते हैं, लेकिन मैंने चूज किया, यू कैन सी फ्रॉम द बुक। बुक में जो यूजेस लिखे हुए हैं उन्हें अपन प्राइमरीली फोकस करेंगे। कह रहा है कि रेडियोथेरेपी विद गामा रेस फॉर कोबाल्ट 60 इज ऑफन यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो कोबाल्ट 60 यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में। इसमें से नॉलेज बेस एमसीक्यू आ जाते हैं यूजेस में से, तो ये याद रख लो। कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए हम कोबाल्ट 60 यूज करते हैं। सेकंड लिखा हुआ है रेडियो एक्टिव आयोडीन 131, ये थायराइड थायराइड ग्लैंड के लिए यूज होता है। So let's read. Radioactive iodine 131 is used to combat cancer of the thyroid gland. Thyroid gland का आपका जो कैंसर है उसको फेस करने के लिए आप यूज करते हो आयोडीन 131। एंड थर्ड है स्किन कैंसर्स के लिए आप यूज करते हो फॉस्फोरस 32 या स्ट्रोंटियम 90। ओके, और ये आपके पास क्या होता है, बीटा रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। एंड दिस इज इट, बस। उसके अलावा आपके पास बहुत से और भी ज्यादा यूजेस आ जाते हैं। लेट मी शो यू ग्लिम्स ऑफ दैट। दिस इज अनदर स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन सी यहाँ पे आपके पास 2 से 3 पेजेस मेरे पास लिखे हुए हैं जिनको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आप लोग आराम से बैठ के रीड कर लेना। तो यहाँ पे कह रहा है यूजेस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस रेडिएशंस पूछ रहा है मेडिकल डायग्नोसिस में, तो हम यूजेस करते हैं। तो यूजेस में आपके पास ऊपर तो मैंने कुछ बताए। यहाँ पे पीईटी स्कैन अपन करवाते हैं, वो आपके पास न्यूक्लियर रेडिएशंस को यूज कर रहा है। ओके, एस्पेक्ट स्कैन होता है, ये भी इसी चीज को यूज कर रहा है। थायराइड के स्कैन के लिए हमने अभी देखा आयोडीन 131 को। और उसके आगे आपके पास आ जाता है EBRT रेडियोथेरेपी है आपके पास, एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी, इसमें आपके पास यूज हो रहा है। इंटरनल रेडिएशन थेरेपी जिससे हम कहते हैं ब्रैकी थेरेपी, ये नाम है बायोलॉजिकल अजीबो गरीब। तो वहां पे आपके पास ये रेडिएशन यूज हो रही है, तो इसके बहुत ज्यादा यूज हैं। ओके, रेडियो आयोडीन थेरेपी, ये हमारी बुक में लिखा हुआ है, अभी भी पढ़ा हमने, वापस आया है। उसके आगे ये कुछ और थेरेपी जिसका पर्पस है यूज फॉर ट्रीटिंग प्रोस्टेट कैंसर और ट्यूमर्स के लिए ये यूज होता है। लाइक रेडिएशन को हम बहुत जगहों पे यूज कर रहे हैं। कुछ याद कर लो, स्पेशली जो बुक में इसमें से एमसीक्यूज बनते हैं ये याद रख लो। उस बुक में कितने, 3 ही हैं। एक एक कोबाल्ट 60 जो कि आपके पास कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। आयोडीन 131 है थायराइड ग्लैंड के कैंसर के लिए यूज होता है। और फॉस्फोरस 32 और स्ट्रोंटियम 90 ये यूज होते हैं स्किन कैंसर के लिए। ये तीनों कैंसर के लिए हैं, तो तीनों के आप 1 2 3 4, ये चार हैं, इन तीन चारों का याद होना लाजमी है। अब बात कर रहा है डिस्क्राइब करो इंपॉर्टेंस ऑफ लिमिटिंग एक्सपोजर टू आयोनाइजिंग रेडिएशंस। ऊपर हमने देखा था डिसएडवांटेजेस, यानी कि ज्यादा एक्सपोजर होने की वजह से आपके पास क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये हमने डेंजर्स देखे थे। इसलिए यहाँ पे कह रहा है इंपॉर्टेंस बताओ लिमिटिंग एक्सपोजर की। जाहिर बात है इतने ज्यादा डेंजर्स हैं तो हमें उनसे दूर लेना चाहिए, हमें एक्सपोजर कम लेना चाहिए। एंड दिस इज द इम्पोर्टेंस, जितना कम रहेंगे उतनी हमारी सेहत के लिए अच्छा होगा। एंड सेहत अच्छी तो मतलब इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। लाइक दिस इज ए मेन पॉइंट। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन आपके पास क्या होती हैं, जैसे कि एक्सरेज, गामा रेज, ये रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स की तरफ से जो ये रेडिएशंस आती हैं ये आयोनाइज कर देती हैं एटम्स को, देयरफॉर वी कॉल देम आयोनाइजिंग रेडिएशंस। ओके, तो यहाँ पे सवाल आ रहा है कि हमें ना एक्सपोजर को लिमिट क्यों करें। तो ये हेल्थ रिस्क को बचाता है, यानी कि अपनी हेल्थ को सेहतमंद रख सकते हैं। इमीडिएट हार्म जो होता है आपके पास, नुकसानों को नुकसान लाइक आपकी बॉडी को नुकसान से, आपकी हेल्थ को नुकसान से बचाता है। फ्यूचर जनरेशन्स को बचाता है, जैसे म्यूटेशंस हो जाती हैं डीएनए की वगैरह की, जैसे जापान में आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब फटा था, कई जनरेशन्स वहाँ की है ना, वी कैन से एबनॉर्मल थी। उसके बाद आपके पास हैजर्ड्स को खत्म करता है एनवायरनमेंट में, आपके पास है ना अवॉइड करता है एनवायरनमेंट कंटेमिनेशन, यानी कि एनवायरनमेंट के लिए भी आपके पास अच्छा होता है लिमिटिंग एक्सपोजर। जैसे कि एयर वाटर या सोयल की पोल्यूशन कम होती है।
गुड है। सो लिमिट एक्सपोजर को क्यों करना है? दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, क्वेश्चन जिसका आंसर यही होता है कि आपके पास एक्सपोजर नुकसान करता है, इसलिए हमारे पास एक्सपोजर लिमिट में होना चाहिए, सो दैट हमें ना वर्किंग भी अच्छे से कर लें, फायदे भी निकाल लें और हमें नुकसान भी ना हो। दिस इज द इम्पोर्टेंस। क्लियर ऑल दीज थिंग्स आकाश, लाइक ऑल दीज थ्री एसएलओस? यस। अच्छा, आपके सामने अभी भी दूसरी स्क्रीन शो हो रही थी, अभी मैं रीड कर रहा था, वो यहाँ से रीड कर रहा था। ओके। इम्पोर्टेंस और ये जो मैंने चीज़ें अभी बताई यहाँ से बताई। सॉरी, स्क्रीन वो दूसरी विजिबल थी, मैंने फोकस नहीं किया। अब नेक्स्ट चलो आपका जो आ रहा है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, जो कि कह रहा है बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर बताओ। व्हाट डू यू नो अबाउट दीज फोर्सेस आकाश? मैंने ओके। नेक्स्ट चलो इज 20.12, बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर बताओ। तो आपके पास बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर नॉर्मली आज के हिसाब से देखें चार होती हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक पांच होती हैं। तो इसकी पूरी कहानी मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट लेट मी राइट डाउन आपके पास कौन सी फोर्सेस होती हैं बेसिक। सबसे पहली आपके पास होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। थर्ड होती है आपके पास मैग्नेटिक फोर्स। फोर्थ होती है आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एंड फिफ्थ होती है आपके पास वीक न्यूक्लियर फोर्स। सो लेट्स राइट इट, इसे मैं थोड़ा डिटेल में लेके जाऊंगा, मजा मजे वाला टॉपिक है। तो फर्स्ट है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड आपका है इलेक्ट्रिक फोर्स। थर्ड आपका है मैग्नेटिक फोर्स। फोर्थ आपका है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर की जो फोर्स है जो कि सारे प्रोटॉन्स को एक साथ रखे रखे बैठी हुई है, दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसका थोड़ा बहुत जिक्र पहले भी हमने किया है। एंड लास्ट वन इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। और ये वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से आपके पास अनस्टेबिलिटी होती है। ओके। ये पांच फोर्सेस हैं आपके पास, बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर इन्हें हम कहते हैं। तो आपको ये पांच मिलेंगी हैं, कुछ कुछ जगहों पे आपके पास ये मिलेगा कि आपके पास इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स को मिला के ये कहते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। ओके। जो कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, और आज के वक्त में हम है ना इन दोनों को अलग नहीं एक ही मानते हैं, एक ही फोर्स मानते हैं। बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी जो है उसमें आपके पास मैग्नेटिक फोर्स जनरेट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके पास हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें आपके पास मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से, फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये दोनों के दोनों आपस में रिलेटेड हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए हमने दोनों को मिला के एक फोर्स कह दिया जिसे हमने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बट एज यूजुअल आपके बुक में अभी इन पांचों को अलग अलग लिखा हुआ है, तो हम इन पांचों को अलग अलग डिस्कस करेंगे एंड थोड़ा डिटेल में हम इंजॉय करेंगे इसे। ओके। इसमें बहुत ज्यादा चीजें आपके पास लिखने की नहीं है, तो ऊपर ऊपर से अपन चलते रहेंगे एंड जुबानी चीजों को एक्सप्लेन करता जाऊंगा। कंपेयर करने के लिए एक टेबल है मेरे पास, वो सामने आप लोगों के रख दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स की। ओके। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की। इसमें से आपके पास डीप टॉपिक से एमसीक्यूज बन सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ये आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ओके। इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। गुड है। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है आपके पास,
इसमें आपके पास ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है, ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला जो होता है, एफ इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर स्क्वायर। ओके। एंड इसमें आपके पास जो फोर्स को कैरी करने वाला पार्टिकल है वो होता है आपके पास ग्रेविटॉन। ओके। अब ये ग्रेविटॉन जो है ये थ्योरेटिकल है, हाइपोथेटिकल है। एक्चुअल में इसकी लाइक अभी तक 100% कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन बहुत से लोग ये मानते हैं, साइंटिस्ट मानते हैं कि आपके पास ये जो फोर्स एग्जर्ट हो रही है दिस इज ड्यू टू ग्रेविटॉन। ग्रेविटॉन की वजह से ये फोर्स एग्जर्ट हो रही है और एग्जिस्ट करती है। सही है। तो दिस इज योर ग्रेविटॉन, जो कि अभी तक थ्योरेटिकल है। अभी तक इसे अभी हमने 100% कंफर्म नहीं किया है इसे। सही है। और एक और लास्ट पॉइंट कि ये आपके पास लॉन्ग रेंज फोर्स है। लाइक यू कैन सी ना, आपके पास अभी आप 10 12 15 किलोमीटर ऊपर चले जाओ, इवन उससे भी ऊपर चले जाओ, तो आपके पास अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होती है। देखा जाए सन को, सन जो है वो अर्थ को ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट करके अपने इर्द घुमा रहा है। तो ये आपके पास लॉन्ग रेंज फोर्स है। सही है। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक की। सेकेंड इज अवर इलेक्ट्रिक फोर्स। गुड है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक में आपके पास अट्रैक्शन भी होती है, रिपल्जन भी होती है। सो यहाँ पे ये फोर्स क्या होती है, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव होती है। दोनों हो सकती है। और इस चीज को हमने पहले पहले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है। इसका फॉर्मूला आपके पास कूलम्स लॉ होता है, जो कि कहता है एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। थर्ड, इसके अंदर आपके पास जो पार्टिकल आता है, नॉर्मली हम बात करते हैं इसमें आपके पास फोटोन होता है। ओके। ये भी आपके पास लॉन्ग रेंज होती है, लेकिन लॉन्ग रेंज फोर्स है, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या होता है, विद डिस्टेंस दोनों में, विद डिस्टेंस आपके पास फोर्स कम होती जाती है बिकॉज इनवर्सली रिलेटेड है। एंड आगे आप जाओगे, आगे आपको मिलेगा मैग्नेटिक फोर्स। सही है। मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों की प्रॉपर्टीज आपको सारी की सारी एग्जैक्टली सेम मिलने मिलने वाली हैं, जो कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो मैग्नेटिक भी आपके पास अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव होती है। सही है। ये भी फोटोन की वजह से कैरी की जाती है। लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम कहते हैं इसे, नॉर्मली मिला के हम बात करते हैं इन दोनों की। और ये भी आपके पास लॉन्ग रेंज होती है। इसीलिए मैं अगेन कह रहा आकाश, हूँ इन दोनों को हम मिला के बात करते हैं। जी आकाश। मैग्नेटिक में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव कैसे होगी? इसमें तो फील्ड्स मैग्नेटिक। होती है सिर्फ। जी। बस बस समझ गया समझ गया। मैग्नेटिक में साउथ लाइक और नॉर्थ पोल्स। पोलो को सामने रख लो, हाँ ये हाँ। अट्रैक्शन करेगा। जी जी, लाइक सही है। पोल्स एंड लाइक पोल्स। तो लाइक एंड लाइक पोल्स वाला सेम कॉन्स्टेंट आपके पास आ जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हमें ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों का मैं आप लोगों के सामने, आपके सामने लेके आ रहा हूँ डिफरेंस। ओके। लाइक हम क्या करते हैं, हम ग्रेविटेशनल को अलग रखते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को एक साथ मिला देते हैं। ऊपर भी मैंने बताया बिकॉज ऑलमोस्ट सेम है। तो हम क्या करते हैं कि आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स, एक और न्यू पॉइंट आ गया, ग्रेविटेशनल फोर्स मासेस की वजह से होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चार्जेस की वजह से होती है, इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से। ये न्यू पॉइंट है। बाकी हमने देखा ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि दोनों इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस मिला के हम बात करें तो ये दोनों अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव होती हैं। इसका फॉर्मूला ग्रेविटेशनल का आपके पास गिवन है, G m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। इसका इलेक्ट्रो मैग्नेटिक का फॉर्मूला है K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। दोनों लॉन्ग रेंज है। लेकिन लास्ट वाला पॉइंट इज इंपॉर्टेंट
कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वीक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो स्ट्रांग होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से। सो दिस इज द मेन पॉइंट, ये दोनों याद रख लो। ओके, कि ग्रेविटेशनल फोर्स वीक होती है और ये वाली आपके पास स्ट्रांग होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब फोर्थ आपके पास आ जाता है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। ये तो बात कहानी अलग है। ओके, तीन लिख लिए, मैं चौथा यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये क्या है? स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। एंड फिफ्थ हमने क्या कहा था? वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो दोनों न्यूक्लियस की फोर्स हैं। आपके पास थोड़ा थोड़ी सी कहानी कर लेते हैं हम स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स की। हम जाते हैं एक एटम के, सॉरी, एक न्यूक्लियस के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन सारे के सारे न्यूट्रल होते हैं। तो ये जितने भी प्रोटॉन्स हैं ये दोनों सारे के सारे एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। ओके, लेकिन ये जो रिपल्सिव फोर्स होती है, इस रिपल्सिव फोर्स क्या होती है? ये होती है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अब ये जो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये रिपल्सिव जो फोर्स है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से कम होती है। ओके, तो न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है जो कि इस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करती है। एंड आपके पास एक न्यूक्लियस के अंदर सेम लाइक चार्जेस यानी कि प्रोटॉन्स रहते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या करती है? ये प्रोवाइड करती है स्टेबिलिटी टू न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस को स्टेबिलिटी देती है। ओके, लेकिन ये वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है? ये इसी का उल्टा है, कि आपके पास जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी कि एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन था, एन ग्रेटर हो जाए नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तब आपके पास ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो वीक हो जाती है, तो इसका नाम हम देते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। एंड ऐसी कंडीशन में आपके पास क्या होती है? अनस्टेबिलिटी हो जाती है। ओके, तो न्यूक्लियस क्या हो जाता है? अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से आपके पास रेडियो एक्टिविटी होती है। न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। अब दोनों की बात करें तो ये दोनों के दोनों शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं। सेम फॉर दिस वन। गुड है। एंड लेट मी चेक, अगर कोई और पॉइंट रहता है ये तो बता दूं। अच्छा हाँ, इन दोनों के अभी पार्टिकल्स बताने हैं कि जिनकी मदद से ये चल रहे हैं। तो एक तो ये हो गया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के अंदर आपके पास जो पार्टिकल होता है जो कि फोर्स कैरी करता है, उसे हम कहते हैं ग्लूऑन। ओके, ग्लूऑन स्पेलिंग लेट मी चेक। GLUONS। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को कैरी होते हैं करते हैं। और आपके पास वीक फोर्स को कैरी करते हैं W या Z बोसॉन्स। ये नाम है भाई पार्टिकल्स के, इसको बोसॉन्स का हो तो ही काम चलेगा, अदरवाइज कोई और नाम नहीं दे सकता मैं समझाने के लिए। तो ये इनके पार्टिकल्स हो गए। अब बात करते हैं, ये आपके पास सबसे स्ट्रांग होती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, यानी कि हमने देखा ग्रेविटेशनल फोर्स वीक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो वीक होती है न्यूक्लियर फोर्स से। यानी कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। और ये वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है ना, ये स्ट्रॉन्ग होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो स्ट्रॉन्ग ही होती है। स्ट्रॉन्गर देन फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सही है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से ये स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है अच्छे तरीके से कि आपके पास पांच फोर्सेस होती हैं, इनको लिस्ट डाउन किया, डिस्कस किया। विद दिस आपका ये स्लो कवर हो चुका है।
एक टेबल में आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। विद द टेबल ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। लाइक आई हैव सो मेनी वीडियोस, लेकिन टाइम वीडियोस पे जाया नहीं करूंगा इतना ज्यादा डिटेल में चला जाके। सो हेयर इज अ समरी टेबल ऑफ ऑल दीज फाइव। मतलब यहाँ पे फोर करके लिखा हुआ है, जिसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स को इस बंदे ने या इस टेबल में मिला के एक करके रखा हुआ है। ओके, तो लेट्स सी कि आपके पास ग्रेविटेशनल सबसे वीक होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रेविटी से स्ट्रोंगर होती है। ओके, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। वीक न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग होती है ग्रेविटी से, लेकिन वीक होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से। सही है। रेंज की बात की जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज इन्फिनाइट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की भी फोर्स इन्फिनाइट होती है, लेकिन ये डिस्टेंस के साथ वीक हो जाती है। इवन ग्रेविटेशनल फोर्स भी डिस्टेंस के साथ वीक होती है, बिकॉज उसके डिवीजन में भी आर स्क्वायर आता है। स्ट्रॉन्ग और वीक ये दोनों के दोनों आपके पास शॉर्ट रेंज है, तो ये भी हमने देखा। अफेक्ट की बात की जाए तो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज आपस में एक दूसरे के साथ होल्ड करके बैठे हुए हैं, एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। कूलम्स फोर्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के नतीजे हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से आपके पास एटॉमिक न्यूक्लियर बनता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से आपके पास रेडियो एक्टिव डिके होता है, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं। इनके फोर्स कैरियर्स को भी हमने देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स का कैरियर होता है ग्रेविटॉन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का होता है फोटोन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर का होता है ग्लूऑन, वीक न्यूक्लियर का होता है डब्ल्यू और जेड बोसॉन्स। जिसमें आगे लाइक उसके मजीद कैटेगराइजेशन की हुई है, डब्ल्यू पॉजिटिव, डब्ल्यू नेगेटिव, जेड नॉट या जेड न्यूट्रल, इस तरह सा कुछ होगा। बहरहाल विद दिस आपका ये असल हो चुका है कवर। आकाश, इट इज ऑल क्लियर टू यू? यस, क्लियर। गुड। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली लास्ट असल ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नेचर। जिसमें आपके पास कह रहा है डिस्क्राइब करो मॉडर्न व्यू ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर बेस्ड ऑन हेड्रॉन्स, लेप्टॉन्स एंड क्वार्क्स। तो बहरहाल अपन बात करते हैं इस चीज की। पहले हम कहते थे एक एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल है, एटम से छोटी कोई चीज नहीं हो सकती। उसके बाद हमने कहा एटम के अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं। इसके लाइक ये इंडिविजिबल हैं। अब इनके हम तोड़ के अंदर कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हमने ये देखा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी किसी और चीज से बने हुए हैं, जो कि होते हैं क्वार्क्स। सो ये आपके पास जो बिल्कुल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो आपके पास है हेड्रॉन, लेप्टॉन एंड क्वार्क्स। लाइक इसकी मैं आपको एक पूरी की पूरी कैटेगराइजेशन की इमेज है वो दिखा देता हूँ। चलो मिलके कैटेगराइजेशन कैटेगराइजेशन इसकी करते हैं अपन। ओके, इसमें से एमसीक्यूज बन सकते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ तीन की बात की हुई है, मैं थोड़ा और मजीद जाऊंगा और मजे से वर्किंग करेंगे अपन। ओके, तो अपन हेडिंग दे देते हैं बिल्डिंग बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, जिसमें आपके पास क्या आ जाते हैं, तीन आ जाते हैं। एक, दो और तीन। आपके बुक में भी तीन डिस्कस किए गए थे, फोटोन था, लेप्टॉन था और हेड्रॉन था आई गेस। जी। उसके बाद क्वार्क्स को भी हेड्रॉन के अंदर आता है, तो उसे भी डिस्कस किया है बुक ने। बहरहाल बात करते हैं इसकी तीन टाइप से। पहला आपके पास आ जाता है बोसॉन्स। ओके, व्हाट इज दिस? बोसॉन्स। सेकंड आपके पास आ जाते हैं लेप्टॉन्स, और लेप्टॉन्स आपके एसएलओ की डिमांड है। थर्ड आपके पास आ जाते हैं हेड्रॉन्स, हेड्रॉन्स भी आपके पास आपके एसएलओस की डिमांड है। सही है। अब इनको इनके अंदर जाके देखते हैं इसके नीचे क्या आता है इनकी कैटेगरी में। तो इनकी कैटेगरी में आपके पास आ जाते हैं, बोसॉन की कैटेगरी में आता है आपके पास फोटोन। ओके, और इस बोसोन फोटोन, आएगा। जी, और का है ना। क्वार्क हेड्रॉन के बोसोन नीचे लिख। आता है। क्वार्क हेड्रॉन के नीचे आता है। अच्छा। सही है। बोसोन लिखे लगा नहीं इनमें, असल उसमें। बुक में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, ये बहुत ज्यादा चीजें हैं।
तो बोसॉन्स के अंदर आपके पास प्रोटॉन आ जाते हैं, या जितने भी फोर्स कैरियर्स हमने अभी तक देखे वो सारे के सारे बोसॉन के अंदर आ जाते हैं। जैसे कि मैं अभी दिखा दूं, हमने ग्लूवॉन्स को ऊपर देखा। उसके अलावा हमने और क्या देखा था? जेड बोसॉन देखा था, डब्ल्यू बोसॉन देखा था अभी अभी ऊपर। यू कैन सी डब्ल्यू जेड बोसॉन्स, फोटॉन्स, ग्रेविटॉन, ये सारे के सारे फोर्स कैरियर्स आपके पास आ जाते हैं बोसॉन्स के अंदर। तो यहाँ पे मैं ग्रेविटॉन भी लगा देता हूँ। सही है। डब्ल्यू बोसॉन और जेड बोसॉन, यानी जितने भी फोर्स कैरियर्स हैं आपके पास ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं। दीज ऑल आर फोर्स कैरियर्स, यानी हमने अभी अभी ऊपर देखा भाई। लेप्टॉन्स की बात करें तो लेप्टॉन्स के अंदर आपके पास तीन आते हैं, उनके बाद उन तीनों के न्यूट्रॉन आ जाते हैं। जैसे कि आपका पहला आ जाता है इलेक्ट्रॉन। सही है। दूसरा आता है आपके पास म्यून, एंड तीसरा आता है टो। अब इन तीनों के न्यूट्रॉन आ जाएंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यून न्यूट्रिनो, टो न्यूट्रिनो। ओके। तो अब इन तीनों के न्यूट्रिनोस लगाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो हम लिखेंगे। न्यूट्रिनो की स्पेलिंग NEW। और हमने देखा था बीटा डिके में न्यूट्रिनो कुछ निकल रहे थे, न्यूट्रिनो या फिर एंटी न्यूट्रिनो, वो यही थे आपके पास। म्यून का न्यूट्रिनो लगाएंगे NEUTRINO, एंड आखिर में हम लगाएंगे टो का न्यूट्रिनो। सही है। अब बात करते हैं हेड्रॉन की। तो हेड्रॉन के अंदर आपके पास बेसिकली दो दो कैटेगरीज आती हैं, और उन दो के अंदर मजीद कैटेगराइजेशन होती हैं। हेड्रॉन्स बेसिकली बने हुए होते हैं क्वार्क से। ओके। हेड्रॉन्स क्वार्क से बने हुए होते हैं। तो बात की जाए आपके पास बोसॉन्स या लेप्टॉन्स, ये फंडामेंटल होते हैं, ये किसी और चीज से नहीं बने हुए होते। हेड्रॉन्स जो है वो फंडामेंटल नहीं होते, बिकॉज वो क्वार्क से बने हुए होते हैं। सही है। तो इसमें आपके पास एक आ जाता है मीजॉन्स। क्या आ जाते हैं? मीजॉन्स। गुड है। अब ये मीजॉन्स आपके पास बने हुए होते हैं दो क्वार्क क्वार्क से। दो क्वार्क से बनने वाले को हम कहते हैं मीजॉन्स। और दूसरे होते हैं आपके पास बेरियॉन्स, जो कि बनते हैं तीन क्वार्क से। सही है। अब मीजॉन्स के अंदर आपके पास दो एग्जांपल्स आती हैं, पायोन्स एंड केओन्स। लाइक ये बहुत ज्यादा अंदर की चीजें हैं, बता रहा हूँ, मर्जी ये याद रखो या ना रखो। इसके अंदर आते हैं आपके पास पायोन्स और KAONS, केओन्स। ओके। बेरियन के अंदर जो आती है वो चीज आपको याद रखनी है। बेरियन के अंदर आपके पास आते हैं प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स क्वार्क से बने हुए होते हैं। न्यूट्रॉन, ये भी क्वार्क से मिलके बना हुआ होता है। हमने देखा था कि बीटा डिके में आपके पास न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, बीटा नेगेटिव में, और बीटा पॉजिटिव में प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। वो यहाँ पे क्वार्क्स की वजह से होता है, मैंने वहां पे थोड़ा सा बताया था। लाइक ये क्वार्क्स की वजह से होता है, इतना ही बताया था। और इसमें तीसरा आपके पास होता है सिग्मा। ओके। अब ये जो आपके पास क्वार्क की 6 टाइप्स होती हैं, क्वार्क की टाइप्स में लिख लेता हूँ कितनी होती हैं, 6 होती हैं। उन 6 लाइक टाइप्स ऑफ क्वार्क, क्वार्क्स की टाइप्स हमारे पास 6 होती हैं। ओके। तो पहली हम लिखते हैं आपके पास होती है, एक होती है अप क्वार्क, दूसरा होता है डाउन क्वार्क, तीसरा होता है आपके पास
टॉप क्वार्क। चौथा होता है उसका उल्टा बॉटम क्वार्क। पांचवा होता है आपके पास अब टॉप चार्म क्वार्क। और छठा होता है आपके पास स्ट्रेंज क्वार्क। स्ट्रेंज क्वार्क। ये छह टाइप्स हैं क्वार्क्स की। सही है। अब हम बात करें आपके पास प्रोटॉन्स की, तो प्रोटॉन्स आपके पास बने हुए होते हैं दो अप एंड एक डाउन क्वार्क से। तो इनकी चार्जेस की बात करते हैं, पहले चार्जेस की बात करते हैं फिर हम आ जाते हैं प्रोटॉन पे। तो अप का चार्ज, टॉप का चार्ज और चार्म का चार्ज, इनका चार्ज होता है आपके पास प्लस का 2/3। सही है। और ये जो डाउन क्वार्क है ये बॉटम क्वार्क और स्ट्रेंज क्वार्क, इनका चार्ज आपके पास होता है माइनस का 1/3। सही है। ये चार्ज आपको याद रखना है, ये चार्ज में से एमसीक्यू आ सकता है। और एक और चीज यहाँ पे नोट कर लो कि अप एंड डाउन क्वार्क जो है, अप एंड डाउन क्वार्क जो है ये बहुत ज्यादा आ, ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। ओके, मतलब हम कहते हैं प्रोटॉन के अंदर आपके पास दो अप क्वार्क हैं एक डाउन क्वार्क है। तो प्रोटॉन के अंदर क्या होता है, दो अप क्वार्क होते हैं एक डाउन क्वार्क होता है। अप, अप और एक डाउन क्वार्क होता है। सही है। सो अगर हम इसे मैथमेटिकली भी देखना चाहें तो 2/3 प्लस 2/3 -1/3 करोगे तो आपके पास 1 आएगा प्लस का। करके देख लो। 2/3 प्लस 2/3 4/3 -1/3 3/3। थ्री को थ्री से डिवाइड करोगे पॉजिटिव का 1 आता है। इसीलिए प्रोटॉन का चार्ज होता है +1। न्यूट्रॉन की बात की जाए तो इसमें दो डाउन क्वार्क होते हैं एक अप क्वार्क होता है। तो इसके चार्ज की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, माइनस का 1/3 प्लस का 2/3। तो ये बराबर आता है 0 के। अभी करके देख लेते हैं। -1/3 माइनस का 2/3 होता है, -2/3 प्लस 2/3 करोगे आपके पास 0 आ जाता है। इसलिए न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अब बीटा, बीटा नेगेटिव एमिशन में ये होता था न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता था प्रोटॉन में। तो इसमें ये होता था एक डाउन क्वार्क कन्वर्ट हो जाता था अप क्वार्क में। और ये भी इसकी इंटरनल वर्किंग है, वो बात अलग है। इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में न्यूट्रॉन। और अगर एक अप क्वार्क कन्वर्ट हो जाए डाउन में तो ये प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रॉन के अंदर। दिस इज द आइडिया ऑफ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मॉडर्न व्यू का आइडिया, जिसमें हमने हेड्रॉन्स को देखा, लेप्टॉन्स को देखा, क्वार्क्स को देखा, क्वार्क्स की टाइप्स को देखा। एंड इवन जितना मेरे को मतलब हो सकता है मैंने पूरा का पूरा बताया, बट स्टिल लेट मी चेक, अगर कोई पॉइंट रहता है बुक वगैरह से तो मैं बता दूंगा। इसमें जाओगे आपके पास बहुत ज्यादा डीप में स्टडीज आएंगे, लेकिन इतना ज्यादा डीप में हम बात नहीं कर पाएंगे। ओके, बुक में भी यही इतना कुछ लिखा हुआ है, लेकिन इट इज अ गुड आइडिया कि बुक को बहुत अच्छे से रीड करो। मैं एक एक पॉइंट यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा। सो आकाश, ये पूरा का पूरा आइडिया जो हमने डिटेल में डिस्कस किया, इज इट ऑल क्लियर टू यू बिल्डिंग ब्लॉक्स का? यस, क्लियर है। एनी क्वेश्चंस क्वेरीज फ्रॉम दिस मीटिंग, फ्रॉम ऑल दीज नो नो, एसएलओस? सब क्लियर है, सब एवरीथिंग। क्लियर है। तो नेक्स्ट मीटिंग में वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर। सही है। थैंक यू।